सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ अ लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक. जो इस चैप्टर का जो हमारा सेकेंड टॉपिक था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो मैं लाइन से इसके सब टॉपिक 2.1, 2.2, 2.3 करती आ रही हूँ, वो आज ख़त्म होने वाला है. हाँ, 2.4 द रेवोल्यूशनरीज़ ये लास्ट टॉपिक है. ये लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का, जो आज ख़त्म होने वाला है. और कल से हम शुरू करने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज़ 1830-1848. इसके भी सब टॉपिक हैं 3.1, 3.2, 3.3. सो इसका भी ऐसे मैं टॉपिक वाइज ही आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरीके से अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं. अगर मैं एक ही साथ एक ही वीडियो में सबको डाल दूँगी तो वो क्लियर नहीं होगा. इसलिए हम एक एक टॉपिक करके ही आपको ये वीडियोज़ बना के देंगे, समझाएंगे. ओके, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? तो शुरू करें आज का ये लास्ट टॉपिक हमारा. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कांग्रेस ऑफ वीना 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई थी. ये गवर्नमेंट मोनार्की को मजबूत ज़रूर बनाना चाहती थी, पर फ्रीडम या नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ को दबाना भी चाहती थी. न्यूज़पेपर पर क्या था, सेंसेशनशिप जो लगा था, लोगों को ओपनली अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं थी. लेकिन बच्चों, आइडिया को पूरी तरह कभी रोका नहीं जा सकता था. जो लोग लिबरलिज़म और नेशनलिज़म में बिलीव करते थे, उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दी. इन सोसाइटीज़ का पर्पस था नए रेवोल्यूशनरीज़ को तैयार करना और लोगों के बीच फ्रीडम, लिबर्टी और नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ को फैलाना. उस समय रेवोल्यूशनरी होने के मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना नहीं था. इसका मतलब था मोनार्की का विरोध करना, लोगों को अधिकार के लिए आवाज़ उठाना और अलग अलग स्टेट्स को जोड़कर नेशन स्टेट बनाना. यानी नेशनलिज्म की मूवमेंट अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट को बनने लगी. ओके, एनी डाउट? तो अब क्या हुआ कि जब आप अपने पैराग्राफ में बगल में एक फ़ोटो देखोगे ग्योसेप्पी माज़िनी की. अब हम इनके बारे में जानें कि ये कौन थे. ये बहुत इम्पोर्टेंट लीडर हैं. माज़िनी का जन्म 1805 में जीनोआ, इटली में हुआ था. यंग एज में ही उन्होंने कार्बोनारी नाम की सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली. जब उन्होंने इटली में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की तो उन्हें देश से एग्ज़िट कर दिया गया. लेकिन माज़िनी ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा. कुल मिलाकर उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने यंग इटली और बाद में यंग यूरोप नाम के ऑर्गेनाइजेशन बनाई. इसका ऑब्जेक्टिव था यूरोप के यंग लोगों को एक साथ लाना और नेशनलिज्म की फीलिंग को मजबूत बनाना. माज़िनी का मानना था कि इटली के छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए. उसे एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहिए. उसके आइडियाज़ सिर्फ इटली तक सीमित नहीं थे, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड तक भी फैलने लगे. इस वजह से कंजर्वेटिव रूलर उनसे बहुत डरते थे. ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच ने भी उन्हें द मोस्ट डेंजरस आर्मी ऑफ द सोशल ऑर्डर कहा. और बच्चों, इस रेवोल्यूशनरी थिंकिंग ने आगे चल के यूरोप में नेशनलिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग और इटली की यूनिफिकेशन की
फाउंडेशन रखें। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है हमारा चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का सब टॉपिक, मतलब हमारे सारे टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए। ओके, इस टॉपिक में 1815 के बाद कंजर्वेटिज़म कैसे आया और रिवॉल्यूशनरीज़ ने नेशनलिज़म को आगे बढ़ाने में क्या रोल निभाया, उसमें मुझे उम्मीद है कि अब ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ कर लो यार, प्लीज़ कर लो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आई होप और आई नो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। सो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ाने चाहूँगी इस चैप्टर के आपको मिलती रहें। तो बच्चों, कल से हम चैप्टर 1 अगला बहुत इम्पोर्टेंट थर्ड टॉपिक द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि यूरोप के अलग अलग देशों में रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुए, नेशनलिज्म कैसे और मजबूत हुआ और इन मूवमेंट्स ने यूरोप के पॉलिटिकल मैप कैसे बदल दिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।